Do subscribe to Study with Ajam YouTube channel and press the bell icon so that you can get notifications of my videos. तो पहले देखिए, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया होता है जब कोई चार्ज हम किसी जगह पे प्लेस कर देते हैं, यानी व्हेन वी प्लेस अ चार्ज देन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर क्रिएट हो जाता है। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टेस्ट चार्ज के तौर पे, तो उसको वो क्या करने लगता है, रिपेल करने लगता है। और इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज को हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो बेसिकली अगर हम एक चार्ज रखते हैं सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज क्या करता है, सोर्स चार्ज जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों ओर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर क्रिएट करता है, इस तरह से अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से पूरा चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं डेल्टा क्यू, अगर हम डेल्टा क्यू नाम का एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं। डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि बहुत ही स्मॉल इन्फाइनाइटेसिमल पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं हम। तो इसको क्यों इन्फाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज लिया जाता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगे तो क्या होगा, वो खुद अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हम इन्फाइनाइटेसिमल इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पर प्लेस करते हैं जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है। तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको पता लग जाता है। अगर हम आर डिस्टेंस में, अगर हम आर डिस्टेंस में एक पॉइंट पे पी पे इस सोर्स चार्ज से अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज सिचुएटेड करते हैं तो उस जगह का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है, उस जगह का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है। इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर हमको ई का पता लगाना है, ई का हमको अगर पता लगाना है एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हमको ई का पता लगाना है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमको अगर पता लगाना है, सो वी प्लेस अ इन्फाइनेटेसिमल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू, तो हमको डेल्टा क्यू प्लेस करना पड़ेगा एट दैट पॉइंट कॉल्ड टेस्ट चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर है। तो हमको उस वक्त ई जो मिलेगा अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो बराबर होगा एफ अपॉन डेल्टा क्यू के। क्या बराबर होगा, वो बराबर होगा एफ अपॉन डेल्टा क्यू के बराबर होगा। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर है। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज हम कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू अ गिवन चार्ज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इसका डिफाइन ऐसे इस तरह करेंगे, force experienced by a unit positive charge when placed at a point, so f upon delta q, जहां पर लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो। इस तरह हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, जिसको हम एफ बाई डेल्टा क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो एफ अपॉन डेल्टा क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अर्थात इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करते हैं, उसके साथ हम इस तरह का वेक्टर साइन देते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ई का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, देखिए जब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं एफ बाई डेल्टा क्यू, तो इसी से हमको अंदाज़ा लग जाता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो हमारे फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और वी कैन से न्यूटन कूलम इनवर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये ऐसा यूनिट हो गया किसका, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं एफ बाई क्यू, अर्थात फोर्स अपॉन चार्ज। तो एफ यानी फोर्स का जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है m1 L1
t⁻⁻2 और चार्ज जो होता है हमको पता है कि I = q/t, तो चार्ज क्या होता है q = it, q = it। I का मतलब एम्पियर होता है और t का मतलब टाइम होता है, तो हम q के जगह, चार्ज की जगह at लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं। अगर हम फाइनली इसका वैल्यू अगर निकालेंगे, इसका डायमेंशन का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये डायमेंशन निकल के आ जाएगा हमारा m1 L1 t⁻, ये t⁻−1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर जाके t⁻−3 हो जाएगा और a⁻−1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा m1 L1 t⁻−3 a⁻−1। ये हमारा डायमेंशन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन होगा, जो कि बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल बच्चों एक इमेजिनरी लाइंस होता है। इमेजिनरी लाइंस मतलब ये एक्चुअल में कोई लाइन वाइन होता नहीं है, हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जा रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का ये होता है, तो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे वो बाहर निकलता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एक साथ नहीं रखे हुए हैं, ये अलग केस है। देखिए ये अलग केस है, ये वाला अलग केस है, ये वाला अलग केस है और ये वाला अलग केस है। सो दोनों चार्ज पास पास में नहीं रखा है, बल्कि इसे समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका जो होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज में ऐसे हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी इसका जो आरंभ होता है, इट इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। यानी ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए आके नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाता है। अगर दो चार्ज इस तरह से प्लेस हों सामने सामने, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर को निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और आके एंड कहाँ पर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आपका एंड हो जाएगा। इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से ये भी यहाँ पर भी बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा और यहाँ अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा और यहाँ भी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यानी नेगेटिव चार्ज में आके मिल रहा है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रहा है। तो ये रहा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हमको क्या करना है कि मुझे किसी ने बोला कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरह से कर्व्ड है, इस तरह से कर्व्ड है,
लेकिन हर एक एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी हमको ई का डायरेक्शन निकालना है, ये जो ई वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं उसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे हम, उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। डायरेक्शन होगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब देखिए अलग अलग पॉइंट में टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर टेंजेंट इस तरह से होगा। देखिए क्या हो गया, अब देखिए वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, और उसको जानने के लिए हमको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ करते ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आए, और देखिए कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे डेंसली आपस में मिले हुए हैं, तो जहां पर डेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां पर गैप्स ज्यादा होंगे वैसे केसेस में, यहां पर जैसे यहां पर गैप ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, वीक होगा। सो ग्रेटर इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस जहां पर डेंस हो, यानी आपस में मिले हुए हो, पास में हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर दूर में हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और दूसरा एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी किसी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं करता। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं पास करता, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता। और इसमें एक साथ साथ एक और भी पॉइंट मैं आपको जोड़ता जाऊं कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसका कारण क्या, और एक फील्ड लाइन इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, एक फील्ड लाइन इस तरह से है और एक फील्ड लाइन इस तरह से आया हुआ है। अब देखिए दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, तो उसकी कारण देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इस तरह ड्रॉ हो सकता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अगर मैं फिर यहाँ से उसी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो, क्या किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब देखिए एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर वो क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आपको नजर आने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो उसको हम पैरेलली इस तरह से लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। जब इस तरह से पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इस तरह से लाइन पैरेलल ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होगा। सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम रहता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट जिस बात में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है,
फ्लक्स दरअसल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया व्हेन हेल्ड परपेंडिकुलर। अगर किसी एरिया के थ्रू से, देखिए ये एरिया है, ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया है। अब इस एरिया के थ्रू से, अगर इसको एरिया के थ्रू से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम परपेंडिकुलर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और हम एरिया को परपेंडिकुलरली हेल्ड करते हैं, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर। इस तरह नहीं होगा, परपेंडिकुलर हेल्ड किया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने भी पास करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। सो फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। इस तरह से परपेंडिकुलर रखा जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर करेगा। तो यहाँ पर आप इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक परपेंडिकुलर एरिया रखा हुआ है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और उस फ्लक्स को हम फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। फ्लक्स को किस द्वारा डिनोट करते हैं? फ्लक्स को हम फाई साइन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखिए इसको हम और एक तरीके से समझते हैं। देखिए, लेट एस बी ए क्लोज सरफेस। हम एस नाम का एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ठीक है? एस नाम का एक क्लोज सरफेस हम ले लेते हैं। तो इस क्लोज सरफेस पे हम एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। देखिए एस नाम का ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है? तो इस पे हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डी एस नाम का। क्या करते हैं? डी एस नाम का एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ऐसे एक एरिया एलिमेंट यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? तो डी एस नाम का एरिया एलिमेंट जब हम कंसीडर करते हैं तो देखिए जो हमारा एरिया वेक्टर है, अर्थात जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, डी एस का डायरेक्शन है, वो कुछ इस तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो एक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज्ड सरफेस को प्लेस कर देते हैं और वहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। उस एरिया एलिमेंट का जो डी एस वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस तरह होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह होगा। तो दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया हमारा, जिसको हम थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। सो वहां पर एक एंगल क्रिएट हो गया जिसको हम थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डी फाई यानी स्मॉल डी फाई द्वारा हम डिनोट करेंगे। सो उसका वैल्यू क्या होगा? उसको हम ई डॉट डी एस वेक्टर के द्वारा डिनोट करेंगे। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक क्लोज सरफेस को रखा है, तो उस छोटे से एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसको डी फाई द्वारा हम डिनोट करेंगे, तो ई डॉट डी एस होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया एलिमेंट। अगर हम टोटल फ्लक्स यहां पर निकालेंगे हो जाएगा, जो यहां पर अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको हमको, और इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा ई डॉट डी एस का। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है? अगर एक क्लोज सरफेस हम लेते हैं तो यहां पर फाई जो हमारा निकल के आ जाएगा, और बस उसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। देखिए ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस थीटा आएगा आपका। सो हमारा फाई क्या आएगा? फाई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा। अब हमको पता है कॉस थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा? 0 होगा। यानी 90 डिग्री के केस में अगर थीटा 90 डिग्री है, यानी ये एंगल अगर आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो वहां पर आपका कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री 0 होता है।
अगर cos 90 डिग्री जीरो है तो ये वैल्यू हमारा फाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री से कम होता है तो पॉजिटिव में आएगा, और 90 डिग्री अगर होता है तो जीरो आ जाएगा। ये 3 केसेस हमारे हैं। सब देख, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन फ्री स्पेस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के साथ, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, फ्लक्स डेंसिटी निकल के आ जाता है। यहाँ वो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ई के जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर। क्लियर। सो एप्सिलॉन नॉट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो डी है वो निकल के आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा हमारा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर क्या है, ऊपर हमारा चार्ज है Q है, और नीचे क्या है, नीचे हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, एरिया होता है। तो इसका जो SI यूनिट निकल के आएगा, जो SI यूनिट हमारा निकल के आएगा किसका, फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट निकल के आएगा। तो चार्ज के लिए कूलम पर, ये जो एरिया है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हमारा फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट निकल के आ जाएगा यहाँ पर। सो देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मली एंगल होता है 2D में एंगल होता है, जो हम 10 क्लास में पढ़ के आ रहे हैं 10th तक, तो हमारा एंगल 2D में होता था, इस तरह से होता था, उसको हम थीटा से डिनोट करते थे, ठीक है। तो ये 2D में एंगल होता था। लेकिन एक एंगल होता है 3D में एंगल होता है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और उसको ओमेगा साइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड एंगल कैसे होता है, देखिए हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, ये सर्कल नहीं है, बस आपको समझना है, ये स्फीयर है। स्फीयर के ऊपर एक हम एरिया, सो ds एरिया एलिमेंट इस तरह से हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ऐसे। ये जो एरिया एलिमेंट है ये ds एरिया एलिमेंट है, ठीक है, ds एरिया एलिमेंट है। और इस स्फीयर का रेडियस क्या है, r है। स्फीयर का रेडियस क्या है, r है। तो देखिए इस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, कहाँ होगा, किधर होगा, वो बाहर की तरफ होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ds का डायरेक्शन किस तरह से होगा, इस तरह से बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गया हमारा ds का डायरेक्शन, ठीक है। तो d ओमेगा विल बी इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। सो सॉलिड एंगल हमारा क्या हो गया, ds बाई आर स्क्वायर, अर्थात ds क्या है, ds है जो सरफेस हमने लिया है उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट। हमने तो अब बस एक छोटे से सरफेस एरिया एलिमेंट के लिए लिया है, लेकिन अगर होल स्फीयर के लिए निकालना चाहते हैं तो d ओमेगा का इंटीग्रेशन और 1 बाई आर स्क्वायर ds का क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रेशन अगर हम कर लेते हैं तो हमको ओमेगा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है, एक कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि रेडियस जो होता है कांस्टेंट होता है, तो 1 बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। और ds का इंटीग्रेट कर देंगे अगर क्लोज लूप, तो टोटल सरफेस हमारा यहाँ पर, अगर हम इसको s मानते हैं तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया s आ जाएगा, तो इंटू s। तो अगर हम जानते हैं कि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो हमारा ओमेगा है, अर्थात जो ओमेगा है वो हमारा 4 पाई करके निकल के आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा ओमेगा कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, किसके लिए, एक स्फीयर के लिए। तो स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है टोटल स्फीयर का, वो 4 पाई
होता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से नॉट परपेंडिकुलर हो अगर आर के साथ, तो उस केस में डी ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ये हो गया थीटा का वैल्यू अगर वेरी करता हो, यानी थीटा का वैल्यू अगर दूसरा कुछ हो, तो इस केस में डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर हम इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको भी अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो भी हमारा जो आएगा ओमेगा का वैल्यू आएगा वो 4 पाई ही आएगा। कितना आएगा, 4 पाई ही आएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। यानी स्फीयर हो या एनी क्लोज सरफेस हो, स्फीयर हो या एनी क्लोज सरफेस हो, ओमेगा का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, टोटल सरफेस के लिए, टोटल सरफेस के लिए एनी क्लोज्ड सरफेस, उसके टोटल सरफेस के लिए, टोटल सरफेस के लिए जो हमारा ओमेगा निकल के आएगा वो 4 पाई निकल के आएगा। एनी क्लोज सरफेस, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, चाहे स्फीयर हो, चाहे वो इस तरह से क्यूब हो, या कोई भी इस तरह से सरफेस हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई करके निकल के आ जाएगा। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ को हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं जिसका नाम एस रख लेते हैं, ठीक है, और इस क्लोज सरफेस के बीच में एक चार्ज लेते हैं क्यू, उस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ई, ठीक है, और उस क्लोज सरफेस पे हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं डी एस। तो उस डी एस पे जो हमारा फ्लक्स होगा डी फाई होगा, वो क्या होगा, वो हमारा होगा ई डॉट डी एस, क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो टोटल फ्लक्स अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो टोटल फ्लक्स क्या निकल के आ जाएगा हमारा, डी फाई का इंटीग्रेशन, यानी टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा डी फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा डी फाई। सो फाई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। अब ई का जो वैल्यू है, ई का जो वैल्यू है वो हमको पता है, ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है ई के लिए। और इसी के साथ देख अभी नहीं लिखते हैं, देखिए इसको पहले हम लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, ठीक है, डी एस कॉस थीटा। अब देखिए तो फाई हमारा निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेके आ जाते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले जाते हैं, तो बचा क्या, बचा हमारा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बचा। अब डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है क्या, ये जो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, अगर हम इसको गौर से देखें, इसका वैल्यू होता है डी ओमेगा, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल, उसका वैल्यू होता है डी ओमेगा, अर्थात हमारा जो फाई है वो हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, अर्थात डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होता है, 4 पाई होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए डी ओमेगा का इंटीग्रेशन 4 पाई होता है। सो फाई हमारा निकल के आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसल आउट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, q/एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा गॉस लॉ है।